हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जीत की तैयारी? गाइस, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, और वेलकम है आप सबका सेमिकॉन क्लासेस में। गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और गाइस, उसमें एज यू नो हमारी टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5th यूनिट का जो एक टॉपिक है, दैट इज टॉपिक नेम इज ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दैट, जो कि गाइस इस बुक से लिया गया है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। टोटल 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से जो यूनिट नंबर 5 है, उसमें बेसिकली हमें 3 रीडिंग्स दे रखी हैं। उसमें से जो एक रीडिंग है अभिजीत बनर्जी सर की, उसमें से गाइस हमने चैप्टर नंबर 6 उठाया है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ना। तो गाइस बेसिकली चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो वो ऐसा है कि इस चैप्टर में ना थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है वो देखो क्या था, कब हुआ था, कब से अब तक चल रहा था, वो सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे पढ़ना है कि इस ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के कंसेप्ट्स के फेवर में जो लोग थे उनका क्या मानना था और जो इसके अगेंस्ट थे उनका क्या मानना था। अगर हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें तो गाइस यहाँ पे दोनों तरह के लोग हुआ करते थे ग्लोबलाइजेशन के। मान लीजिए, देखो इसमें ना ग्लोबलाइजेशन के बारे में सब कुछ इसमें लिखा हुआ, ऑल दैट ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दैट। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, क्या वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे वो किसी के ग्रोथ करने की हो या किसी के डाउन होने की हो, किसी के अगर मरने की भी है, सुसाइड करने की भी है, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड ऑब्वियस बात है, इट इज बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इसमें थोड़ा सा इंडिया वाला कंसेप्ट भी आएगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में स्पेशली इंडिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम एक जनरल टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, नो डाउट इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में है। बट इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसने ग्लोबलाइजेशन को फोकस करा। इससे पहले ना जाने बहुत सी कंट्रीज रही हैं जो ग्लोबलाइजेशन वाली बातों को फॉलो कर रही थी, और आज भी फॉलो वाला उसका वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए बेसिकली दो तरह के व्यू सामने आए। एक व्यू था हमारा यहाँ पे जो इस लोग इसके अगेंस्ट थे, और एक व्यू वो था जो इसके लोग फेवर थे। अगर हम बात करें फेवर वाले लोगों के, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फेवर के साथ साथ अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट में हम सिर्फ फार्मर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में शुरुआती लेवल पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा था वो फार्मर्स के ऊपर पड़ा था। ठीक है, फार्मर्स, राइट, अब समझिएगा। और जो लोग फेवर में थे, ये वो लोग थे जो मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे थे और साथ साथ सर्विस टेरिटरी सेक्टर में आ रहे थे। ठीक है, अब देखो जनरल सी बात ये थी, अगर हम जो लोग इसके अगेंस्ट में, तो उनका एक छोटा सा पॉइंट ये था, उनका ये पॉइंट था कि जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन पर चले जाते हैं तो हमारी कमोडिटी, देखो ग्लोबलाइजेशन इज अ टू वे कंसेप्ट। ठीक है, इट्स अ बेसिकली टू वे कंसेप्ट। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ वन साइड था, सिर्फ हमारे यहाँ पे जो है लोग आके चीजें बेचेंगे। ये टू वे था, यहाँ की चीज वहां जाएगी, वहां की चीज यहाँ आएगी। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिटेल नॉलेज हो। ठीक है, पहले ये चीज माइंड में क्लियर रखिएगा। तो तो जो लोग इसके बेसिकली अगेंस्ट में थे, वही कह रहे थे कि कमोडिटीज का कंट्री के नेशनल बाउंड्रीज के वहां जाना, दूसरी कंट्री में जाना, एग्री, बट वहां पे जैसे जैसे कमोडिटी जा रही है वैसे वैसे उस कमोडिटी का एक नेचर भी जा रहा है, टेस्ट भी जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उस कमोडिटी को बनाने के आइडियाज भी शेयर हो रहे हैं। ठीक है, जनरली कोई भी अगर समझदार पर्सन था, अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रहा था, यानी ध्यान रखना दो तरह की कमोडिटीज थी। अब आपके माइंड में आइडिया आ रहा, एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जरूरी थोड़ी है पता लग गया कि कैसे बन रहा है, ऐसा तो हम आईफोन पता है हमें, आईफोन तो पता है हमें कैसे बना सकते हैं, या कोई एक्स वाई जेड चीज जो पता है हम कैसे बना सकते हैं, तो अब नहीं बनाते। हाँ, एक बात ध्यान रखना, दो तरह की कमोडिटीज होती है, एक होती है रेस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज, एक होती है अनरेस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज। रेस्ट्रिक्टेड वो होती है जिनके ऊपर पेटेंट वगैरह लिया जाता है, तो वो आप दुनिया भर में बेचो, उसका कोई कोई दूसरा कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली कौन सी थी, जो जो गाइस अनरेस्ट्रिक्टेड थी, और वो आइडियाज बेसिकली साथ साथ शेयर हो रहा था, दूसरी कंट्री में जा रहा था। यानी आप ये मान के चलो, देयर इज अ बेसिकली अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड आइडियाज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। यानी जो अगेंस्ट थे उनका एक ही कंसेप्ट था, दैट इज
द अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड आइडियाज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। मतलब उनका कंसेप्ट बस इतना सा था कि जो कमोडिटीज और आइडियाज हैं वो उनका जो फ्लो था वो अनरेस्ट्रिक्टेड था, राइट। एक मायने आपके लिए रखिएगा। और साथ साथ इनका ये भी मानना था अगेंस्ट वालों का कि माना कि कमोडिटीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इधर से उधर जा रही हैं, ठीक है, सर्विसेज इधर से उधर जा रही हैं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएटेड थी कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कहाँ हो रही है, ये एक लॉ बन गया कि हाँ भैया हम यूएस में ये कमोडिटी भेज रहे हैं, वहां पे यूएस के लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम वहां भेज रहे हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रहे, इसका कोई भी लॉ नहीं बना, ठीक है, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का लॉ नहीं भी लॉ बिल्कुल भी नहीं बना कि ये आएगा कहाँ से। कोई भी कहीं से भी लाकर, मतलब कोई भी कहीं पर भी अपनी चीजें बेच सकता था, ये लॉ था बेसिकली, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर करें, अगर थोड़ा थोड़ा सा मैं पुरानी बातें करूं तो बेसिकली कनाडा ट्राई टू मूव टुवर्ड्स यूएस गन लॉज, ठीक है, एंड जो जो डच था वो ड्रग लॉस की तरफ जा रहा था। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब जैसे जिसको ऑप्शन मिला वो वैसा ऑप्शन अपनाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अगेंस्ट, मतलब प्रॉब्लम थी जो अगेंस्ट वाले लोगों को फोकस में डाल रही थी, ठीक है। अभी मैं फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फेवर इसका पॉजिटिव साइड भी है, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव साइड। अच्छा, जिसकी वजह से अब समझिएगा, जैसे कम्युनिटीज यहाँ से वहां जा रही थी, एक यहाँ पे प्रॉब्लम और फेस करने को देखेगी, दैट इज माइग्रेशन। एंड छोटा मोटा माइग्रेशन नहीं, बहुत बड़े लेवल का माइग्रेशन। बहुत आसान भाषा में बोलूं तो अगर आपको प्रैक्टिकली पता हो तो इंडियंस का माइग्रेशन, ये जनरल बात चल रही है, वर्ल्ड लेवल पे बात चल रही है, इंडिया का नाम आया, इंडिया का मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन जनरली माइग्रेट हो रहे थे, आप समझे तो यूएस बाउंड्रीज की तरफ। पुरानी थोड़ी बात करो आज भी, क्योंकि यूएस के मैंने एक बात पहले भी डिस्कस की थी इन सेमेस्टर 5 के इन 1921 यूएस ने पहली बार एंट्री पर बेसिकली बैन बैन नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाए टिल 1921 तक या 1920 तक यूएस जाने के लिए किसी भी प्रकार का वीजा वगैरह नहीं हुआ करता था, बिकॉज यूएस एक बहुत टैलेंटेड कंट्री, माइंडेड कंट्री थी हमेशा से। उसको पता था कि अगर ग्रोथ करनी है तो अपने आप पॉपुलेशन को बुलाओ, उन्होंने किसी प्रकार का वीजा नहीं रखा था, समझ रहे मेरी बात को। तो वो उस टाइम नहीं था, तो मैं उन्हीं की उसी टाइम की बात कर रहा हूं। तो माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल का हुआ यूएस की साइड, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था जो जो इसके बेसिकली फेवर में नहीं रहा। साथ साथ गाइज ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जब यहाँ से वहां चीजों को भेजने वाला था, तो इंपोर्ट वाला भी था। अब देखिए, इंपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंपोर्ट जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कि दूसरी कंट्री से कांटेक्ट करना और चीजों को अपने यहाँ पे मंगवाना। अब एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल डिस्कस किया कॉटन का। अब कॉटन कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, कॉटन है, कपड़ा वाली बात है, कोई भी बना लो, नहीं। देखो, एक टाइम में ऐसा था, अगर हम जनरली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, देखो अब इंडिया स्पेसिफिक आ जाओ, ठीक है। अब आप इंडिया स्पेसिफिक आ जाओ। पहले तक हम लोग इंडिया को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम वर्ल्ड लेवल की कंट्रीज की बात कर रहे थे, बट इंडिया स्पेसिफिक की अगर बात करें तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बड़े लेवल पे इंपोर्ट वगैरह होने लगा, और कॉटन एक बहुत मेजर क्रॉप था जिसका इंपोर्ट काफी बड़े लेवल पे हुआ। अच्छा, इंपोर्ट होने से सेकेंडरी थिंग, मोस्ट बेसिकली प्राइमरी थिंग जो थी वो था जो इंडिया में फार्मर्स जो है कॉटन की जो है क्रॉपिंग कर रहे थे, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन चीजें सस्ती हुई, अंडरस्टूड है। मतलब आफ्टर इंपोर्ट या इंपोर्ट होने के बाद सस्ती, ये महंगी नहीं, चीपर कमोडिटीज हुई, चीपर सस्ती चीजें मिली, बहुत ज्यादा सस्ते लेवल पे चीजें मिली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंपोर्ट उन कंट्रीज से हो रहा था जिन कंट्रीज में वो चीज भरी पड़ी हुई थी, और वहां पे उसकी वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पे बहुत एक्स्ट्रा, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक में टॉपिक पढ़ा होगा, अबंडेंट रिसोर्स या अबंडेंट कंट्री, है ना, या और इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब आपको याद होगा कि कोई भी कंट्री अगर किसी रिसोर्स में अबंडेंट है तो वो उस कमोडिटी को ज्यादा बनाएगी जो इन मतलब इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा हो, और प्लस उस कंट्री में उसी चीज का जो है रिसोर्स ज्यादा हो। तो मान लो यूएस थी, वो जो है कैपिटल अबंडेंट थी, और वो फूड ज्यादा बना सकती थी, क्योंकि फूड को बनाने के लिए कैपिटल की ज्यादा जरूरत थी। फूड में कोई भी चीज मान लो,
ठीक है, और फूड की ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन हो रही थी, तो इट्स बेटर कि वो फूड यूएस से इंडिया में इंपोर्ट हो जाए। हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक में डिस्कस किया था, ठीक है, इंपोर्ट हो जाए तो वहां पे वो चीज फ्री की पड़ रही है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आके थोड़ा सा उसका प्राइस हो गया। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इतनी बात, अगर ये तो हम कंज्यूमर साइड सोच रहे हैं कि भैया लोगों को, कंज्यूमर्स को सस्ते में चीजें दो, व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर साइड गाइस? प्रोड्यूसर का क्या, समझ रहे हो, प्रोड्यूसर का क्या यहाँ पर? तो प्रोड्यूसर को काफी, प्रोड्यूसर कह सकते हो या फिर फार्मर कह सकते हो, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फार्मर बोलना ज्यादा अच्छा मानेंगे, ठीक है, फार्मर, ठीक है, किसान। तो किसानों का आलम ये था कि अराउंड इन्होंने एक डेटा दिया, छोटा सा डेटा, कि 2004, हाफ ऑफ 2004, 2004 के जून जुलाई तक, ठीक है, जून जुलाई तक 300 से ज्यादा फार्मर ने सुसाइड किया था। मोर देन 300 प्लस फार्मर्स अटेम्प्ट टू सुसाइड, नॉट अटेम्प्ट, इट्स बेसिकली सुसाइड, ठीक है, टू सुसाइड, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश ओनली। और स्टेट का डेटा नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ आंध्र प्रदेश का डेटा ले रहा हूं। जनरली वहां पे यही पॉइंट हुआ, अब कुछ ने सुसाइड किया, ठीक है, कुछ भी करा, परेशान हुआ फॉर्मर। तो ये इसका नेगेटिव फेस है, काफी बड़ा नेगेटिव फेस है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ने जहां कंट्री को ग्रोथ की तरफ लेकर गई, वही साथ साथ कंट्री को एक तरीके से हैंडीकैप भी बनाया। कंज्यूमर साइड सोचा, बट प्रोडक्शन साइड हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में। लेकिन ये इसका नेगेटिव फेस था। अगर मैं इसका पॉजिटिव फेस की बात करूं जो इसके फेवर में थे, बेसिकली इंडिया में बैंगलोर बीज, ठीक है, बैंगलोर, ठीक है, अभी फिलहाल हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया, मतलब इंडिया की जो बैंगलोर स्टेट है, it was the बेसिकली फर्स्ट स्टेट जिसने बहुत जल्दी काफी सारे लोगों को मिलीनियर बनाया था, ठीक है, मिलीनियर बनाया था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, काफी सारे लोगों को अमीर बना दिया था, ठीक है, काफी सारी चीजें थी। थोड़ा सा ये चीज हो गई थी कि अब नेगेटिव पॉजिटिव अगेंस्ट वाले ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो इतने गरीब हो गए कि वो हमारी ही कंट्री में जिन लोगों को ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ उनके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहले नॉर्मल थे और अब आफ्टर 10 ईयर वो अमीर हो गए, तो उनके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम या सर्वेंट काम करने लगे। तो वो सर्वेंट जनरली उनके गांव के हो गए। एक होता है ना कि हाँ मेरे ये जो रामू काका मेरे गांव के हैं, या वो ड्राइवर वहां का है, वो मेरे अंकल वगैरह, मतलब दूर का कोई रिलेटिव होता है जो वो ग्रोथ नहीं कर पाते, फार्मर वगैरह होता है, और वो अपने साथ में ले आते हैं। कहाँ तो वो सब बराबर हुआ करते थे 20 25 30 साल पहले, और कुछ सालों बाद वो जो है एक आदमी अमीर हो गया, जो उसने सर्वेंट रखे उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे सर्वेंट रख लिया, तो लगा के ग्रोथ हो गई। तो ये पॉजिटिव फेज था, जिसका मैंने एक छोटा सा आपको नेगेटिव फेज भी दिखाया कि यहाँ पे जो फार्मर्स वाले पार्ट है जो अगेंस्ट थे, उनका मानना था कि हमारे ग्लोबलाइजेशन से जो लोग गरीब हुए हैं वो लोग अमीरों के यहाँ पे नौकरी करने लगे, जबकि कुछ साल पहले जब ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग नॉर्मल हुआ करते थे, एक ही बराबर हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें अब एक इकोनॉमिक्स है डेविड रिकार्डो, ठीक है, उन्होंने भी फेवर की बात करी है। डेविड रिकार्डो ने, और ऐसे नहीं कि डेविड रिकार्डो यू नो काफी पुराने, अराउंड 2 सेंचुरीज मान लो, ठीक है, 200 साल मान लो, ठीक है। डेविड रिकार्डो उन्होंने एक बात बोली थी कि माना कि ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीजें दिखती हैं, पर अगर आप इसका पॉजिटिव फेस देखो, मतलब अगर इसका पॉजिटिव फेस देखो, तो पॉजिटिविटी इज मोर देन नेगेटिविटी, ठीक है। जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी से कई गुना ज्यादा थी। तो डेविड रिकार्डो ने, और डेविड रिकार्डो अकेले ऐसे इकोनॉमिक नहीं थे, काफी सारे और भी ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने जो है फेवर किया ग्लोबलाइजेशन का, और काफी सारे ऐसे थे जिन्होंने इसका अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें थी हमारी ग्लोबलाइजेशन में। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमने एक आइडिया डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन का। अब हम यहाँ पे ना कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो इन्होंने हमें दिए हैं। फर्स्ट बिल्कुल टॉप मोस्ट यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज हेडिंग लिखिएगा आप। इतनी आइडिया समझ गए? अब जरा टू द पॉइंट बातें समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और बाकी रिलेटेड गाइस मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगा, जैसे कि हम लोग ऑल जर्नलिस्ट आपसे शेयर कर देते हैं पोर्टल पे, ठीक है, रीडेबल मोड में। तो आप प्लीज वहां से एक बार नोट्स को सिर्फ रीड कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपको अपना आ जाएगी, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा द वर्ल्ड, लिखना द वर्ल्ड
ऑफ हाई ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ हाई ट्रेड थ्योरी। ठीक है, एंड गाइस बेसिकली इसके बाद में एक तो हमें ये टॉपिक पढ़ना, द वर्ल्ड ऑफ हाई ट्रेड थ्योरी, एंड आफ्टर दैट ये जो आपकी रीडिंग है काफी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, एंड एक टॉपिक और पढ़ना है, मैं आपको वो बता देता हूँ, द प्रॉब्लम ईयर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट रीथिंकिंग ट्रेड थ्योरी, रीथिंकिंग ट्रेड थ्योरी। ठीक है, रीथिंकिंग ट्रेड थ्योरी, ये बेसिक सा टॉपिक है और गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना मैंने आइडिया आपको मेनली समझा दिया है, जो मैंने आपको ओरल ओरल वे पे समझा दिया, वो माइंड में रखिएगा। और जैसे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, तो एग्जाम में इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट ऐसा नहीं होता कि आपको बुक से टू द पॉइंट लिखा हुआ आ गया कि डिस्कस दी वर्ल्ड ऑफ हाई ट्रेड थ्योरी, और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट वर्ड वर्ड लिख दिया और आपको नंबर बिल्कुल बटा बटा नंबर मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ कहानी लिखी हुई होगी, एप्लीकेशन डिस्कस होगी, ध्यान रखना हमने टॉपिक से पहले अभी जो डिस्कस करा है उन सब चीजों पे बेस्ड होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आया मैंने मेरे के, हाउ कैन यू से दैट द ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग और वेरी बैड थिंग इन सेंस ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, इन केस ऑफ द फार्मर्स, यानी फार्मर के केस में आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी ग्लोबलाइजेशन, या फिर according to David Ricardo, how to achieve the highest growth in the country by using globalization। नो डाउट ग्लोबलाइजेशन के बारे में डेविड रिकार्डो ने ये बात बोली है ना। अब आप लोग सर कैसे लिखें इसको, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में डेविड रिकार्डो ने बहुत पहली बात बोली है कि ग्लोबलाइजेशन के साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों होंगी, विनर्स और लूजर्स दोनों होंगे, लेकिन जो विनिंग अमाउंट होगा मच मोर देन द लॉसिंग अमाउंट। वो होती है ना, बैट जुआ खेलते हैं ना, जुआ वो ड्रीम 11 पे है ना, लोग पैसा लगाते हैं, हारते भी है जीतते भी है, एंड ऑफ द डे द अमाउंट रिमेन सेम। ठीक है, हारना जीतना इक्वल है, मतलब प्लस माइनस जीरो। मेरी बात समझ में आई? लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। एंड ऑफ द डे अगर ऐसा मान के चलो एक फैमिली के 5 लोग आपस में ही खेल रहे हैं, तो पैसा फैमिली के पास ही रहेगा यार। मान लो कोई जुआ खेल रहे हैं और 5 लोग खेल रहे हैं फैमिली के, तो उनमें से कभी इंडिविजुअल लेवल पे हार जाएंगे, बट फैमिली लेवल पे कोई नहीं हारेगा और ना कोई जीतेगा। द अमाउंट रिमेन सेम, बस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, वहां से उसके वहां से उठ के वहां आ जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट से ये बोला गया कि अगर हम लोग एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो शायद अमाउंट रिमेन सेम रहे, बट आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ विनिंग है वो अमाउंट ऑफ लॉसिंग इज बेसिकली मोर। ठीक है, नुकसान है लेकिन फायदा नुकसान से ज्यादा है, ये चीज है। और गाइस देखिए, मैं यहाँ पे आपसे नोट्स शेयर कर रहा हूँ, राइट, एंड सिंपली आप वो नोट्स रीड करेंगे, थोड़े बहुत मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा, एंड फिर वो आप नोट्स रीड कर लीजिए और आई होप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो गाइस दिस इज द नोट। ठीक है, नोट, और ये हमारी जो बुक है उससे रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये तो बुक हमारे पास है ना, लेकिन ये बुक को बेसिकली हमने बनाया है। ठीक है, जो लोगों ने पूछा था मैंने बता दिया था, इस बुक को हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, हमारे काफी सारे नोट्स मार्केट में सर्कुलेटेड है, काफी सारे सेमिकॉन्स के नाम से भी हैं। ठीक है, तो और अगर आपके पास नोट्स इन केस आ जाते हैं किसी भी सोर्स से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जंग फतेह कर ली। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पहले तो अपने माइंड में आप ये रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स हासिल करना। पहले मुझे कुछ लोग कहते थे कि सर नोट्स तो हमारे पास आ जाते हैं, नोट्स तो है हमारे पास, आपके नोट्स आ जाते हैं, सो व्हाई वी नीड अ क्योर क्लासेस, नोट्स तो आ गए। मेरा छोटा सा मीनिंग एक क्वेश्चन होता है कि खाना बनाने की रेसिपीज की तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट व्हाई यू नीड अ गुड शेफ इन अ 5 स्टार होटल और एनी अदर प्लेस? क्यों हम अपनी मदर को बार बार शिकायत कर देते हैं अच्छा खाना अच्छा नहीं बना? रेसिपी तो है, रेसिपी ला के दे दो मम्मी को या किसी को भी ला के दे दो। मार्केट में रेसिपी बुक्स, इवन अब तो ये जो ट्रेंड चल चुका है यूट्यूब पे एक एक चीज अवेलेबल है, बट फिर भी क्यों जो अच्छे शेफ्स होते हैं
अच्छा खाने बनाने वाले लोग होते हैं उनकी क्यों वैल्यूएशन ज्यादा होती है? हमारे घर में ही, हमारे खानदान में कुछ बहुत सारी लेडीज हैं, मतलब हमारे पूरे फैमिली में आंटी आंटी या वो ऐसे करके, क्यों एक आध लेडी एक आध आंटी वगैरह बहुत अच्छा खाना बनाती है और दूसरी आंटी बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती है, जबकि रेसिपी अवेलेबल है। ध्यान रखना, रेसिपी अवेलेबल होने का मतलब काफी नहीं होता। आपकी पर्सनल गाइडेंस भी, जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स होते हैं पर्सनल लेवल पे गाइडेंस चलती है, और अगर आपको लगता है कि पर्सनल लेवल की गाइडेंस वैल्यूएबल नहीं है तो ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बात कर पा रहे हो, एक वही तो है ना डॉक्टर। ऐसा तो केमिस्ट वाले को, आपको पता है केमिस्ट वाले को सारी मेडिसिन की नॉलेज होती है। आप कोई भी दवाई लेके पास चले जाओ उसके पास, कि वो भाई साहब ये बताना ये मेडिसिन किस काम में आएगी, वो बता देगा कि ये मेडिसिन किस काम में आएगी। और वो दवाइयां क्यों नहीं देते, वो दवाइयां क्यों नहीं देते? तो इसलिए नहीं देते कि भले उनको सारी चीजें पता है, या उनके पास सारा, एक्चुअली उनके पास सारे डेटा है, उन्होंने पढ़ाई, उन्होंने फार्मेसी का कोर्स ही दवाइयों के बारे में जानने के लिए करा है। और जो डॉक्टर है उसको पता है राइट टाइम पे क्या डिस्कशन करना है, क्या बातें डिस्कस करनी है। और पर पर्सन अगर विजिट होती है, कोई अगर पेशेंट अगर बात करता है आके, तो उससे उसको राइट टाइम पे क्या डिसीजन उसके लिए अच्छे रहेंगे, क्या उसको डिसाइड, क्या उसको सजेशन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे तो गूगल पे यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो अपना माइंड प्लीज ये सेट कर लीजिएगा। एंड बेसिकली हमारे नोट्स हैं, मैंने बता दिया था इसके बारे में। तो दिस इज द टॉपिक। और उस आफ्टर ऑल ये बुक के नोट्स हैं, इट इज बेसिकली नोट्स ऑफ बुक्स। जो बुक है वहीं से कॉपी पेस्ट ऑब्वियस सी बात है, बट ये कि शॉर्ट में लिखवाया गया है। देखो इसके बारे में अगर मैं आपसे जनरल बात करूं, ये इसका एक इनसाइटफुल रिजल्ट है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर। इट इज बेसिकली अ insightful result. Yeah, this is basically insightful result in modern economics. That is what, देखिए फेमिनिसन और स्टॉपलर थ्योरम क्या थी? वो कहते हैं इफ अ लेबर अबंडेंट कंट्री, याद करो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले व्हाट आई बेसिकली व्हाट वी डिस्कस, ये बताते ना मैंने, लेबर अबंडेंट कंट्री, वही एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपसे। इफ अ लेबर अबंडेंट कंट्री इज ओपन टू ट्रेड विद अ लेबर स्केर्स कंट्री, मान लो इंडिया है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, यूएसए लेबर स्केर्स कंट्री है, लेबर स्केर्स रिसोर्स कंट्री है, समझना। तो लेबरर्स इन द फर्स्ट कंट्री एंड द एम्प्लॉयज इन द second will profit at the expense of the workers in the second country and the employees in the first country। आप समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो कंट्रीज है, इंडिया एंड यूएस। इंडिया के अंदर, इंडिया में मान लो लेबर लेबर जो है ज्यादा है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, और यूएस लेबर स्केर्स कंट्री है। तो समझिएगा, लेबर इन इंडिया, जहां पे लेबर ज्यादा है, लेबर इंडिया, और एम्प्लॉइज। अब अच्छा एम्प्लॉय वर्ड क्यों यूज हुआ? एम्प्लॉय वर्ड यूज इसलिए हुआ क्योंकि काम करने वाले लोग और लेबर, ठीक है, काम करने वाले लोग। तो एम्प्लॉयज इन द सेकंड, ध्यान रखना, वो बेसिकली प्रॉफिटेबल पर होंगे किसके बेसिस पर, उस पर सेकंड कंट्री के वर्कर्स के या लेबर के बेसिस पर, एक्सपेंस पर, और फर्स्ट कंट्री के एम्प्लॉयर्स के सेंस पर, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात है, आप अपने माइंड में इन सब चीजों को रखिएगा। तो ये है गाइस, आप इसको रीड करिएंगे आप एक बार, कुछ नहीं है, अंडरलाइंड है, एक चीज टू द पॉइंट है। जितनी बातें हो सकती थी काम की वो हमने डिस्कस करी हैं। आप एक बार प्लीज नोट्स को डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बस इसमें, मैंने ये सेकंड पॉइंट है, जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ हाई ट्रेड थ्योरी, एंड द सेकंड पॉइंट इज द आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड ट्रेड इज ज्यूम्ड अंडर सुपरविजन ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड गेट, ठीक है। गेट के बारे में आपको पता होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड बेसिकली, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन फॉलोड, सडनली पुअर कंट्रीज वुड मेक देयर ओन ट्रेड पॉलिसीज। ये उस टाइम की सारी बातें, इट्स बेसिकली वन टाइम रीडिंग कंसेप्ट जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में समझाया कि ट्रेड किस तरीके से होगा। तो कुछ ने अपनी बातें मानी, कुछ ने देखो जो कुछ कंट्रीज जी, जो ठीक ठाक कंट्रीज थी, उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया, ट्रेड रिज्यूम अंडर दिस सुपरविजन। एंड जो एकदम से पूरा कंट्रीज हुई थी, गरीब कंट्री हुई थी, जो इन पॉलिसीज के अंडर में नहीं काम कर पा रही थी, उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी बनाई, ठीक है। अगर आप ईस्ट एशियन ट्रिगर्स की बात करो,
ये कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, रिच बाय एक्सपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स। ये मैटर करता है कि वो किस चीज में ज्यादा इफेक्टिव थे। ठीक है गाइस, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स नहीं, प्लीज इनको एक बार रीड करिएगा। ठीक है, आसान है, वन टाइम रीडिंग इज मोर देन इनफ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट रीथिंकिंग ट्रेड, रीथिंकिंग ट्रेड थ्योरी, क्वालिटी ब्रांड नेम एंड, देखो समझिएगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड पॉइंट ये था कि भाई स्टेबलाइजेशन चाहिए, रुकना है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे ब्रांड वाली बात आने लगी। जब अब ये बताओ, पहले पॉइंट ये चीज है ना, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, सुना होगा, तो वहां पे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पहले अब ये देखो मार्केट में क्या चीज प्रोवाइड करानी है। किसी अगर किसी बिजनेस को करना, मान लीजिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड उनको कुछ भी करना था, तो पहले उन्होंने ये फोकस करा होगा कि क्या चीज मार्केट में अवेलेबल करानी है, एंड आफ्टर दैट उसका क्वालिटी और ब्रांडिंग बिल्डअप हो जाए। अब ठीक है, जो चीज लोगों कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो उसका क्वालिटी क्वालिटी ऑब्वियसली बात है अच्छा होगा, तो ब्रांडिंग अगर हो जाती है, ठीक है, ट्रस्ट फॉर्म हो जाता है रेपुटेशन के लिए, तो शायद जो है ग्रोथ हो सकती थी। लेकिन ये देखा गया कि ये चीज क्या थी मिसिंग, क्वालिटी, ब्रांड नेम, ट्रस्ट फॉर्म्ड, रेपुटेशन, ये सब चीजें क्या थी हमारी मिसिंग थी। तो उन्होंने यहीं पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेपुटेशन। रेपुटेशन समहाउ लाइक अ फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, द एडवांटेज इज it gives you as independent of how much you sell, so if you expand beyond where you can maintain quality it will collapse। मतलब जनरली उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए, वहीं पर उन्होंने ब्रांड से रिलेटेड डिस्कशन दिए। राइट, लिखेंगे आप अपने पॉइंट्स में। ठीक है, अगर आप अपने पॉइंट में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। राइट, इट्स बेसिकली रीडिंग कंसेप्ट ऑफ each and every concept is a reading concept। अच्छा, आफ्टर दैट आपको ये क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है। आप देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो सकता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीथिंकिंग वाला। ऑफ ट्रेड थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा एग्जाम में 100%, एग्जाम में 110% रीथिंकिंग ऑफ ट्रेड थ्योरी वाला टॉपिक है। प्लीज रीड द दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, ये आप 100% इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है, काफी ठीक ठाक लेवल पे डिस्कशन हमने कर लिया है। वैसे मैंने आपसे नोट्स इसलिए शेयर करें कि इसमें कुछ भी खास ऐसे डिस्कशन का नहीं है जो समझाने वाली बात है। सिर्फ आप इसको रीड भी करोगे, वन टाइम रीडिंग इज मोर देन इनफ, एंड ट्राई कि आप पॉइंटर्स में चीजों को लिख लो। वैसे तो ये ऑलरेडी काफी पॉइंटर्स में है, बट आप और पॉइंटर्स में चीजों को लिख लो तो काफी आपको यहाँ पे ये सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।